नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे चर्बी वाला खेल। किसका खेल? आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी मिलने का मामला गहराता जा रहा है। देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई है। बता दें कि इस पर पूरे घटनाक्रम पर देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, चूंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की है, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ये सब बेहद अहम है। वहीं टीडीपी लैब रिपोर्ट के जरिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को घेर रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया था कि पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी की नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और एनिमल फैट का उपयोग करवाया। वहीं मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने कहा कि पिछली सरकार में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले सभी मुद्दों को तुरंत जांच की जानी चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत ही गहरा विश्वासघात हुआ है। तिरुपति इतना पवित्र मंदिर है जो कि पूरा संसार, भारत देश तो है ही है, जो कि इनका लाख लाख रुपए टिकट खर्च करके भी दर्शन करने आते हैं। और इतना पवित्र जगह है, उस जगह में जगन मोहन रेड्डी साहब ने वहाँ पे भी जो चर्बी आती है ना सूअर की, फिश की, वो पूरा तेल मिला के लड्डू में, जैसे पहले नंदिनी घी आता था, नंदिनी घी बहुत अच्छा था और घी से ही, गाय के घी से ही लड्डू तैयार होते थे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता था। और पूरा विश्व भर में तिरुपति लड्डू फेमस है, इतना फेमस है तिरुपति लड्डू, अगर दिख जाए तो पूरा लड्डू खाने का मन होता है। इसमें गाय का मांस और फिश का तेल सब मिला है। जगन मोहन रेड्डी साहब क्या करना चाहते हैं? सिर्फ हिंदुत्व को क्रिश्चियन करना चाहते हैं या फिर पूरा भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने? इसके लिए चंद्रबाबू नायडू साहब से विनती करता हूं कि आप कड़क से कड़क कार्रवाई कीजिए। देखिए, तिरुपति का प्रसादम का जो मामला आया है, अब मुझे लगता है कि इसमें अब सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। मैं 2 साल पहले तिरुपति गया था। सिरजा करके एक वहाँ महिलाओं की बड़ी गठ है, 3 लाख महिलाओं की, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के रखा, उनसे वो घी नहीं लेते थे और पता किया कि वो घी कहते हैं कि मुझे बहुत कम दाम में मिलता है। तो 320 रुपये में घी कभी मिल ही नहीं सकता, वो चर्बी का ही घी हो सकता। इसीलिए सीबीआई को अब जांच करनी चाहिए कि टीडीपी जो ट्रस्ट है उसके 20,000 करोड़ रुपए का वर्थ, लिक्विडेटेड वर्थ है, वो आखिर प्रसादम में घी के पैसे कितने गए, कितने रुपये का था, ये अब जरूरत है सीबीआई से जांच की। हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थ स्थल तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया,
इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, यह बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खास मेहमान धर्माचार्य शुभम गिरी जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी के पास चलेंगे। महाराज, ये तो बहुत ही जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इससे तो बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है लोगों को भाई। और इन्हीं में से कुछ लाखों की तादाद में लड्डू राम मंदिर भी पहुंचे हुए थे। ये तो करोड़ों क्या जो देश विदेश में कितने सनातनवासी बसे हुए हैं, उनकी आस्था का प्रश्न है और उनके ऊपर ठेस का विषय है और उनके मन में बहुत ठेस पहुंची हुई है। और तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर विश्व धरोहर मंदिर है और इस मंदिर में इस प्रकार की जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और मैं तत्काल राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि केंद्र में भी सहयोगी सरकार है, तो वहाँ का जो तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है, वहाँ को तत्काल रद्द किया जाए। जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ गया है। जिस तरह से जानवरों की चर्बी, एनिमल फैट और फिश ऑयल का जो प्रयोग किया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है बहुत गंभीरता की रिपोर्ट है। कल से जो एक खबर मिली है, एक मन आहत हुआ है और साथ में पितृपक्ष भी लग रहे हैं और 3 करोड़ 4 करोड़ लगभग वहां पर दर्शन करने लोग जाते हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन को वहाँ गौशाला का अगर निर्माण कराते, वहीं की गऊ का घी का प्रयोग करते तो बात नहीं आती है। पूर्व में जो घटनाएं घटी है, इसमें पूर्व की सरकार भी और वर्तमान सरकार अभी कम से कम 100 दिन चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया, तो उनको भी सोचना चाहिए और इसकी जांच SIT के द्वारा गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और साथ में संत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर इस विषय की जांच करके और सरकार को रिपोर्ट पहुंचाए। क्योंकि जो हिंदू जाते हैं वहां पर, पहले तिरुपति जी का जब तक प्रसाद नहीं मिलता तब तक वो तृप्त नहीं होते। साथ में जो प्रसाद है राम मंदिर में भी गया। शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहाँ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये केवल पूजा पद्धति के केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीयता के आधार भी हैं। भारत की आत्मा इनमें निवास करती है, क्योंकि बिना भेदभाव के हर भारतीय उनमें जा सकता है। और अब मैं समझ गया हूं कि वास्तव में भारत आजादी के पूर्व भले ही अलग अलग राज्य रजवाड़ों में रहा होगा, राजनीतिक इकाइयां भले ही अलग अलग होंगी, लेकिन भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई के रूप में प्राचीन काल से, सृष्टि काल से ही एक इकाई के रूप में रहा है। और यही कारण है कि भारत अगर एक नहीं होता तो आदि शंकर देश के 4 कोनों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 पीठों की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि चारों अलग अलग राज्यों में थे, चारों अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन उन्होंने 4 पीठ स्थापित।
जगतगुरु रामानंदाचार्य जगह जगह जाकर के पीठों की स्थापना के नाम से एक व्यापक जागरण के अभियान को आगे नहीं बढ़ा पाते। उन्होंने हर जाति के भक्तों को अपनी श्रृंखला के साथ जोड़ करके उन्हें धर्म जागरण के अभियान के साथ लगाया था। रविदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, एक लंबी परंपरा उनकी है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से आकर के धर्म जागरण के बृहद अभियान को पूरे भारत में फैला पाते। आचार्यों की परंपरा योगी गुरु गोरक्षनाथ की हो, भारत के संतों की हो, ऋषियों की हो, मुनियों की हो, ये सभी भारत को जोड़ परंपरा है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली है, तोड़ने वाली नहीं। याद करिए, देश के साथ सदैव दोनों चीजें एक साथ चली हैं। एक जो तोड़ने वाली हिंसक रही है प्राचीन काल से ही, उन्हें सुर बोला क्योंकि विध्वंसक रहे हैं। उसके अलग नमूने अलग अलग कालखंड में देखने को मिले। कभी रावण के रूप में मिला, कभी रूप में और दुर्योधन के रूप में देखने को मिला, और कभी आरोप उनको समाज को विभाजित करने वाले रूपों के रूप में आज भी देखने को मिलते। लेकिन एक जोड़ने वाली भी रही है, जो दैवीय सत्ता स्रोत रही है। ऋषि मुनि उसका प्रतित्व करते रहे हैं। भारत की ऋषि मुनि की परंपरा उन्हें एक स्वरूप देती रही है। अलग अलग स्थानों भारत के अंदर धार्मिक यात्राएं उसके उदाहरण हैं। बृहद पैमाने पे चलती रही है, बड़े पैमाने पे चलती रही है। उसका व्यक्ति गंगोत्री से जल लेकर के जाता है, रामेश्वरम में जलाभिषेक करता है, रामेश्वरम से जल लेकर के आता है, केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करता है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए, पूरब से पश्चिम में जोड़ने के लिए एक सेतु बंधन काम किया। आदि शंकर के बारे में भी इस बारे में कहा जाता है। जब आदि शंकर केरल से निकले, वे तब अद्वैत में परिपक्व हो चुके थे। उनकी ख्याति पूरे देश के अंदर फैल रही थी। आगे की ज्ञानार्जन के लिए वे काशी पधारे। काशी में उनके दिमाग में आया कि मैं काशी में आगे का ज्ञानार्जन करूं। काशी में, काशी के माध्यम से फिर मैं अब इस अद्वैत का प्रचार भी करूंगा। और वहां साक्षात, क्योंकि काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। काशी के बारे में ये मान्यता है, ज्ञान व्यापी कूप है। वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है और कोई एक नमूना नहीं है। वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में, जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, उसका प्रतीक विश्वनाथ की शरण में आकर के उन्होंने कहा, मैं आगे की अपनी व्यवस्था का संचालन करूंगा। लेकिन प्रातः काल जब वह गंगा दर्शन कर लिए, वहां गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं, अचानक उनके मार्ग पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा, हटो हटो, मार्ग से हटो। चूंकि वह कथित अछूत कही जाने वाली का चंडाल व्यक्ति था, उनको लगा कि मार्ग में आकर के मुझे अछूत कर देगा। तो चंडाल के मुंह निकलता है कि आप के बारे में सुना था कि आपने अद्वैत
कि शिक्षा में आप पारंगत हैं, आपने इसमें ज्ञान। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दुर्गम रास्तों को, पत्थरों को पार करते हुए आखिर आ पहुँचे हैं पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर पर। यहीं पर वो जादुई पत्थर हैं जिनसे तमाम वाद्य यंत्रों की आवाज़ आती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे चुनावी जंग, केजरीवाल के रंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत आज आम आदमी पार्टी ने जगधारी में भव्य रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाग लिया। केजरीवाल की मौजूदगी से रोड शो में जनता का उत्साह चरम पर था, जिसमें हजारों समर्थकों का हिस्सा लिया गया। रोड शो में उमड़ी भीड़ से यह साफ है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभा सकती है। तो रोड शो के जरिए केजरीवाल ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और अब बात करेंगे शाह का सोरेन पर निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबागंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि आज झारखंड भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और बदलाव का संदेश देगी। हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार को लाना है। राज्य की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्या आप लोगों ने कभी 350 करोड़ रुपए देखे हैं? अगर आप भाजपा की वेबसाइट देखेंगे तो आपको यह घटना दिखाई देगी जब कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह राशि धीरज साहू की है? नहीं, ये संथाल के गरीब युवाओं का पैसा था। झारखंड भाइयों बहनों, आज यहां से झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव-गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। योगी परिवार फिर पलटवार। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा व भाजपा नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ गई है। इस बयानबाजी में पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर दिए एक बयान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की अपील की। उन्होंने एक्स पर कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आप कांग्रेस के मोहरा हैं और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। आपकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयानों के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवा, अब तो वार पलटवार दोनों ही तरफ से शुरू हो गया है। शिवा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी विशाल, मैं कह रहा हूँ दोनों ही पार्टियों में अब बिल्कुल वार पलटवार तुरंत होने लगा है। अगर कोई एक्स पे पोस्ट हो रहा है या कोई बाइट भी दे रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह रहा है, उसका तुरंत ही कोई ना कोई नेता और कोई बड़ा नेता उस पर रिप्लाई कर रहा है। तल्खी दोनों तरफ से बढ़ गई है। बिल्कुल, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो अखिलेश यादव या वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन दोनों में जुबानी जंग लगातार छिड़ रही है। कहीं बुलडोजर को लेकर के दोनों में बात पलटवार होता है, तो कहीं संत महात्माओं की बात को लेकर के बात पलटवार होता है, और दोनों ही एक दूसरे पर ताजा कंच कसते हैं और एक दूसरी भाषा में तंज कसते हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे वो मंच के माध्यम से हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों पे दौरे पे रहते हैं या किसी कार्यक्रम में वो संबोधन करते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश यादव पर जरूर करते हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अखिलेश यादव की, तो पत्रकारों ने भी इस बात का सवाल पूछा था कि जो उन्होंने संत महात्माओं के लिए जो बातें कही है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई और ये कहा था कि अखिलेश यादव की जो जुबानी जंग है वो संत महात्माओं के लिए ठीक नहीं है, जिससे संत महात्माओं के जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंची है। उस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी भावना है उससे वो आज जरूर आ सकते हैं। उनकी ये कहा जाएगा कि धारणा को लेकर के उन्होंने कहा था कि संत महात्माओं की किसी भी धारणा को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया है, और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दोपहर में ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि भाषा से पहचानिए, आपके शांत महंत साधु वेश में घूमते हैं, जग में धूर्त अनंत। इससे बहुत आए जा सकते हैं कि और ये सीधा सीधा टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है, और इसका भी पलटवार हमको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में अगर मौजूद होकर मंच से जरूर इस एक्स के पोस्ट का वो पलटवार करेंगे। लेकिन जुबानी जंग क्योंकि इसलिए भी बहुत तेज हो चुकी है क्योंकि आने वाला उपचुनाव है, और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार दोनों एक दूसरे पर तंज कस रही है और एक दूसरे पर पलटवार इसलिए भी कर रही है क्योंकि दोनों के बीच में चुनावी जंग भी है और बहस के बीच भी जंग भी है। तो अब इस बहस की जंग में कौन जीतता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन चुनावी जंग की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां मजबूती से अलग अलग जिलों में दौरे कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने उसके लिए जो तैयारी कर रही है, और उसी के मद्देनजर ये सारे कटाक्ष हमको देखने को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे चला हंटर, एक और इनकाउंटर। सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अजय यादव उर्फ डीएम को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 4 किलो चांदी बरामद हुई है। अजय यादव पर 1 लाख का इनाम था और वह डकैती कांड के बाद से फरार चल रहा था। आज तड़के एसटीएफ, एसओजी के और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में अजय पकड़ा गया। हालांकि उसने पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस इनकाउंटर में घायल हुए अजय यादव डीएम पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें छिनैती, चोरी, डकैती के केस शामिल हैं। 3 केस जौनपुर में और 1 केस प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर में दर्ज है। और अजय मूल रूप से थाना सिंगरामऊ जौनपुर का रहने वाला है। गौरतलब है कि सुल्तानपुर कांड में इससे पहले जिस मंगेश यादव को इनकाउंटर में मार गिराया गया था वह जौनपुर जिले का रहने वाला था। मंगेश के इनकाउंटर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। नेताओं और परिजनों ने इनकाउंटर को फर्जी बताया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी और तमाम साक्ष्यों को पेश करते हुए दावा किया कि मंगेश यादव ने साथियों से सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। मंगेश पर 7 केस दर्ज थे। और अब बात करेंगे चुनावी बयार हरियाणा में गैंग वॉर। हरियाणा के रोहतक में राहुल बाबा और पलुटरा गैंग में गैंग वॉर का मामला सामने आया है। रोहतक के सोनीपत रोड स्थित बालियाना मोड़ के नजदीक शराब ठेके पर बैठे 5 युवकों पर मोटरसाइकिल सवार युवकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया। हमलावर गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। वहीं गोली लगने के कारण 3 युवकों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मृतकों की पहचान गांव बोहर निवासी करीब 30 वर्षीय जयदीप, 37 वर्षीय अमित नंदल
और करीब 28 वर्षीय विनय के रूप में हुई। वही गांव बोहार निवासी करीब 29 वर्षीय अनुज व करीब 32 वर्षीय मनोज को गोली लगने के कारण घायल हो गया। वही सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस से मिली जांच में सामने आया कि रोहतक में सोनीपत रोड पर बालियान मोड़ पर शराब ठेके पर रविवार रात कोई युवक शराब के ठेके पर बैठे, तभी ठेके के बाहर आकर 3 बाइक रुकी। बाइकों पर करीब 8 युवक सवार थे। युवकों ने आते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोली लगने के कारण बोहर गांव के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। वारदात में पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि 2019 में कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में बोहर गांव का एक युवक पलोट्रा को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जेल में बंद है। वारदात को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। CIA 2 प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश नजर आ रही है। 6 साल पहले कोर्ट के बाहर फायरिंग से केस जुड़ा नजर आ रहा है। अभी ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, गैंग वॉर रिटर्न कहना गलत नहीं होगा क्योंकि गैंग वॉर लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से चुनाव का माहौल है हरियाणा के अंदर और रोहतक के अंदर एक बड़ी गैंग वॉर होती है और वो भी 2 गैंगों के बीच, जिनमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर चुनावों के समय ऐसा होना बड़ा ही निंदनीय भी है और सरकार के लिए सोचने वाली कि इस तरह की कानून व्यवस्था है उसे कई % चिन्ह भी लग चुके हैं और जिस तरह से गैंग वॉर हुई है पुरानी रंजिश को लेकर कहीं ना कहीं आम जन के अंदर खासकर रोहतक के आसपास के एरिया में खौफ का माहौल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिर खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।